हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों की बात कर रहे थे। 105 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इसकी बात हुई थी। लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में जब चर्चा होगी तो खाली 105 इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि 118, 122, इवन 361A इसे भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार ये खाली 105 से गवर्न नहीं होते हैं, ये 122 इससे भी गवर्न होंगे और 118 इससे भी गवर्न होंगे। तो इसलिए हम जब संसदीय विशेषाधिकारों की बात करते हैं तो 105 के साथ 118, 122, 121 और 361A इतने आर्टिकल्स की चर्चा होती है। और जब आप कभी मेंस में सवाल लिखते हैं तब अगर पूछी गई बात से संबंधित सभी विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं तो एग्जामिनर को एकदम ध्यान में आता है कि आपको विषय की गंभीरता के साथ जानकारी है, और सिर्फ जानकारी नहीं, प्रॉपर जानकारी है। प्रॉपर मीनिंग देयरबाय जितनी होनी चाहिए। 105 सबसेक्शन 1 कहेगा कि संसदीय विशेषाधिकार हैं, किंतु संविधान द्वारा अधिरोपित मान्यताओं और सीमाओं के अंतर्गत, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स और नियम बनाए गए हैं हाउस की कार्यवाही को रेगुलराइज करने के लिए, उसके अधीन रहते हुए, तो जब उसके अधीन रहते हुए आपको संसदीय विशेषाधिकार हैं तो फिर हमें देखना होगा कि संविधान के ऐसे कौन से उपबंध हैं जो आपके वाक स्वातंत्र पर, यानी बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाते हैं। तो अनुच्छेद 121 का उल्लेख उसी अनुच्छेद के रूप में किया जाता है कि संसद में भी जो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें हटाने का प्रस्ताव ये विचाराधीन हो तब बात दीगर है। अदरवाइज सामान्यतः उनके आचरण के संबंध में चर्चा नहीं होगी। और एक बड़ी समस्याजनक बात है, और वो समस्याजनक बात यह है कि आप हर चीज को छोटाई और बड़ाई इस ढंग से समझने के आदी हुए हो। ये सबसे बड़ी गंदी बात है। जबकि कानून में हर चीज जरूरत के मुताबिक है, और चूंकि आपने जरूरत के मुताबिक पढ़ना और लिखना ये सीखा ही नहीं, इसलिए कानून के साथ समस्या आती है। जरूरत, इसके लिए कानून बनता है। जिस दिन ये बात ध्यान में आ गई उस दिन कानून पढ़ने की ये हाथ में लग गई। हमने आपसे पूछा कि आपने कन्फेशन किया, अपील होगी या नहीं? तो जब आपने कन्फेशन कर लिया तो अपील गैर जरूरी हो गई। लेकिन इसी बिंदु पर गैर जरूरी हुई है कि ऑफेंस को साबित किया जाए, इस पर गैर जरूरी हो गई क्योंकि तुमने कन्फेस कर लिया। जब कन्फेस कर लिया तो फिर धारा 60 है पुराने एविडेंस एक्ट में, वो कहता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। पुराने एविडेंस एक्ट का धारा कोट कर रहा हूं, नए में भी है, लेकिन सेक्शन नए में हो सकता बदल गया हो, याद नहीं है हमें, पुराने सेक्शन याद है। तो नीड, आपका नीड नहीं है चीजों को प्रूव करने की, ठीक है, उस पॉइंट पे अपील ही नहीं होगी बिकॉज यू हैव एडमिटेड दोज फैक्ट्स, ठीक है, विच आर सफिशिएंट टू प्रूव द गिल्ट ऑफ योर सेल्फ। आपकी दोषिता को जिन तथ्यों के साबित होने के आधार पर साबित होना है वे तो आपने एडमिट कर लिया, तो उनको अगर साबित माना गया है
तो इस बात के पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपील रिवाइजिंग कार्यवाही है, वो पुनरीक्षण की कार्यवाही है कि वॉट एवर हैज बीन डन बाय द ट्रायल कोर्ट दैट वाज जस्टिफाइड और नॉट, यही तो देखना है अपील में। तो इसको तो देखना गैर जरूरी हो गया, क्योंकि इस बिंदु पर दोनों पक्षों में मतैक्य ये हो गया। अभियोजन भी कहता है दोषी और वो भी कहते हैं हाँ हमने किया, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस, दंड का परिमाण, इस पर विरोध है। अभियोजन कहता है कि मैक्सिमम मिलना चाहिए, जितना प्रोवाइड है सब मिलना चाहिए। चोरी के लिए 3 साल प्रोवाइड है तो 3 साल मिलना चाहिए। और अभियुक्त का कहना है कि हमने जिन परिस्थितियों में चोरी की उन परिस्थितियों में कोई भी करता है, इसलिए कम से कम दंड मिलना चाहिए। इस प्रश्न पर तो अपील जाएगी, क्योंकि यहां अपील की जरूरत है। हमने कहा ना, कानून जरूरत के लिए बनता है, और कानून कभी भी छोटे बड़े, किसी को गरिमा, किसी को डिग्निटी ये देने के लिए नहीं बनता। आपकी मान्यताएं यही हैं, आप इसी ढंग से सोचते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। अगर ये कहा कि संसद में जो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनके आचरण के बारे में उस दशा को छोड़कर जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, कोई चर्चा नहीं होगी, इसका कारण यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है और विधायिका बहुत छोटी है। वो तो है ही नहीं। आपको तो हमने पहले भी कहा कि राज्य के तीनों अंग हॉरिजॉन्टल हैं, ये वर्टिकल नहीं है, ये ऊपर नीचे करके स्थापित नहीं है कि ये ऊपर वो नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज धरातल पर, एक धरातल पर, एक तल पर तीनों खड़े हैं और तीनों बराबर हैं, तीनों काम अलग अलग है। तो राज्य का ये अंग, जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है, ये ऐसा अंग है जो पब्लिक में नहीं आता, और जो पब्लिक में नहीं आता तो ये अपनी सफाई ये नहीं दे सकता। हमने तो केवल अपनी इतने साल की उम्र में केवल वो 5 जज, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी आज से 3-4 साल पीछे, उसे छोड़कर आज तक जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ही नहीं। ठीक है ना, किसी एकेडमिक प्रोग्राम में वो आकर किसी एकेडमिक विषय पर बोलें तो एकेडमिक विषय पर बोलेंगे ना। उनके ऊपर अगर कोई चार्ज लगाया गया है तो उसके विषय पर, उसके संबंध में अपनी स्थिति ये थोड़े रखते हैं भाई, उसके संबंध में उनके वो अपनी स्थिति रख ही नहीं सकते। आप कुछ भी कहो, कितना भी बदनाम करो आदमी को, और अल्टीमेटली अगर आप बदनाम करते ही रहे तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पालन करने में चूक भी कर सकता है, और ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए ये बात रखी गई कि अगर ठीक है, आपको लगता है वो कदाचारी है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कैसे हटाए जाएंगे, किन ग्राउंड्स पर हटाए जाएंगे, अभी हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन पिछली बार बता चुके हैं। तो जो लोग पिछली बार रहे हैं उन्हें मालूम है कि साबित कदाचार और साबित असमर्थता, इसके आधार पर वो हटेंगे। तो अगर आपको लगता है वो कदाचारी हैं तो उनके कदाचार को साबित करने के लिए आप लाइए ना मोशन और करिए साबित और हटा दीजिए उन्हें, किसने मना किया है। लेकिन जब तक अपने पद पर हैं तब तक आप उनके आचरण के संबंध में चर्चा क्यों करोगे? ये आवश्यक है, इसलिए 121 है, इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है और विधायिका छोटी है जैसा आप सोचते हैं। कानून में कुछ भी छोटे और बड़े, इस भावना को ध्यान में रखकर इनेक्ट नहीं है, वहां सब कुछ जरूरत के मुताबिक इनेक्ट है। इसलिए जरूरत सेक्शन के पीछे क्या है, हमने अभी आपसे चर्चा की। क्या आवश्यकता है 313 की? 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा की जरूरत क्या है?
अगर कोई जरूरत नहीं तो गैर जरूरी काम वहां नहीं होंगे। इवन क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको रोक दिया जाता है कि ना, हाउ इट इज रिलीवेंट, बताइए। अब आपको रिलीवेंट क्या होता है यही नहीं मालूम होता। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि रिलीवेंट क्या है, इसकी भी आपकी अपनी ही डेफिनेशन है। जबकि रिलीवेंट क्या है, ये एविडेंस एक्ट में बताया, ये है रिलीवेंट। तो सवाल यह है कि आपको गैर जरूरी तो वहां कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। तो एक गैर जरूरी काम स्वयं किए जाने के लिए और आवश्यक रूप से किए जाने के लिए, आप जानते हैं लिखा है, अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत 313 सेक्शन के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा होगी, मैंडेटरी है, बिना हुए रह ही नहीं सकती। क्योंकि 313 संख्यांक पर सीआरपीसी में शामिल है। और आपको मालूम है 300 से लेकर और 327 पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन कोड कर रहा हूं, बीएनएसएस में भी सारे हैं, सेक्शन बदले हुए। तो पुरानी सीआरपीसी में 300 से लेकर और 327 तक के प्रोविजन सभी विचारणों पर, सभी कार्यवाहियों पर और सभी जांचों पर लागू होने वाले सामान्य उपबंध हैं। इसका मतलब 313 हर विचारण में होगा। वो समन ट्रायल है, वो वारंट ट्रायल है, वो सेशन ट्रायल है, मतलब ही नहीं, सब में होगी अभियुक्त की परीक्षा। तो होगी इसका मतलब ये हुआ मैंडेटरी है। तो इस अभियुक्त की परीक्षा को मैंडेटरी फॉर्म में रखने की जरूरत क्या है, आखिर ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां तो एक सवाल, इसे गैर जरूरी होने पर पूछने की अनुज्ञा नहीं है। तो आखिर परीक्षा जो कि प्रश्नोत्तर माध्यम से ही होगी, उसे गैर जरूरी होने पर करने की अनुज्ञा आखिर मिल कैसे जाएगी? इसका मतलब जरूरी है। उसकी जरूरत क्या है, आपको बताया कि भाई अभियुक्त है, उसे न्यायालय के समक्ष कुछ भी बोलने के लिए हम विवश कर ही नहीं सकते। उसकी अपनी स्वीट विल है, बोले तो बोले, ना बोले तो मत बोले। यह अभियोजन की जिम्मेदारी है कि अभियोजन उसके विरुद्ध मामले को साबित करे। लेकिन यह न्यायोचित यह भी है कि उस व्यक्ति का पक्ष ये जाना जाए, अभियोजन ने जो कुछ कहा उस सबके प्रति है, उसका पक्ष जाना जाए, वो आखिर क्या कहता है, और बुलवा हम उसे सकते नहीं। तो इन दो विरोधी स्थितियों के बीच सामंजस्य बिठाया है 313 का प्रोविजन बनाकर। ये सामंजस्य बैलेंस कर दिया स्थिति को, और बैलेंस करके उन्होंने कहा कि ठीक है, विवश नहीं करेंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। आप बताइए, हम पूछेंगे आपसे, और जो कुछ आपसे हम पूछेंगे उसका झूठ उत्तर भी दो तो भी हम कोई कार्यवाही आपके खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम शपथ आपको दिलाएंगे ही नहीं सच बोलने की। आप खूब झूठ बोलो, हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे आपका, लेकिन हम आपका वर्जन जानने की कोशिश करेंगे। भाई आपको यही दिक्कत है ना कि हम झूठ बोलेंगे। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते अपनी इच्छा से, मत बताइए, अभियोजन साबित करेगा। आप खूब झूठ बोलो, कह दो हमने कुछ नहीं किया, तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आप वाकई निर्दोष हैं, क्योंकि आप तो खुद को निर्दोष कह के चलना है, तो जब आप निर्दोष हैं तो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के संबंध में आप अपनी निर्दोषिता को किन तर्कों पर आधारित करते हैं वो तो हमें पता लगे। आप जो तर्क देना चाहते हैं दीजिए अपनी निर्दोषिता के पक्ष में, वे सही होंगे हम मान लेंगे, गलत हमने पाए तो हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वाकई निर्दोष आप होंगे तो आपके तर्कों में दम होगा, तब
अभियोजन के साक्ष्य के मूल्यांकन में हमें मदद मिलेगी। इसलिए 313 में उन्होंने लिखा कि शपथ नहीं दिलाई जाएगी, शपथ नहीं होगी, किंतु न्यायालय विचार में ले सकेगा। ठीक है, दोनों पक्षों को मैनेज करना है ना, हम विचार ही में नहीं ले सकते। तो अगर आप निर्दोष हैं और आपने अभियोजन साक्ष्य की निस्सारता को साबित करने के लिए तर्क दिए भी, हम उन तर्कों का उपयोग ही नहीं कर सकते, तो फिर अभियुक्त की परीक्षा फिर बेकार हो गई, फिर तो बेकार हो गई। और आपने जो कुछ कहा वो आप ही ने कहा है, और अगर उससे अभियोजन साक्ष्य पुष्ट होता है, हम आपके वर्जन पर आपको सजा नहीं करेंगे, लेकिन उससे अभियोजन साक्ष्य सच दिखाई देने लगता है तो क्यों नहीं करेंगे भाई, वो तो वर्जन आप ही का है। इसलिए हम शपथ नहीं दिलाएंगे, खूब झूठ बोलो, जितना चाहो झूठ बोलो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जरूरत है, कानून में प्रावधान सब जरूरी हैं, इसलिए रखे गए। किसी को कोई प्राधिकार अगर दिया गया है तो जरूरत पर दिया गया, जैसे विशेषाधिकार सांसदों को दिया, इसलिए नहीं है कि साहब एमपी ये अगर या विधायिका का, राज्य की विधायिका का कोई सदस्य हो जाएगा तो दुनिया के ऊपर हो जाएगा, इसलिए नहीं। उनका जो काम है वो काम ही वो ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें वाक स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये न दी जाए। क्योंकि वाक स्वतंत्र अगर हमें ना हो तो हम इस बात से डरते रहेंगे कि हमने आपकी आलोचना की, कहीं आपको बुरा लग गया तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे, और भले ही मेरी बात सच होने के आधार पर कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई में हमें परेशानी ये भी होनी है। कार्रवाई में परेशानियां तो होती ही होती हैं, ये तो संभव ही नहीं परेशानी ना हो। तो उस परेशानी के डर से हम बोलेंगे ही नहीं, और तब ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत इस बात के कि हम आपके बारे में झूठ बोले। भाई अधिकतम दो बातें हो सकती हैं कि हमने आपकी आलोचना की किंतु आप आलोचना के लायक नहीं थे, यही तो हो सकता है, और दूसरी बात हो सकती है कि हमने आलोचना की किंतु आप आलोचना के लायक ही थे। लेकिन एक एमपी जिसे चुनाव में आना है हर 5 साल बाद, वो वहां बैठकर आदतन लोगों की ऐसी गैर जरूरी आलोचना नहीं कर सकता जो उसे नहीं करनी चाहिए, आदतन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एमपी जनता ही से चुना जाएगा। तो इसलिए गैर जरूरी बात आदतन तो नहीं कर पाएगा। हां, यह संभव है कि धोखे, ये गलती से वो किसी की ऐसी आलोचना कर बैठे जो उसे नहीं करनी चाहिए, और जिसके कारण वो किसी कार्रवाई का शिकार हो जाए। तो अगर धोखे से, गैर जरूरी ढंग से ऐसा हुआ तो समाज हित ये कहता है कि उसे तब भी विशेषाधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि महत्व का काम कर रहा है। अगर बोलने पर रोक लगाई तो समाज को जो नुकसान होगा वो ज्यादा है, ठीक है ना, और रोक नहीं लगाई बोलने पर, उसे संरक्षण दिया तो समाज का लाभ अधिक है, ठीक है ना। और बोलना रोकना ये गैर जरूरी लग रहा है, बोलने देना ये ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, इसलिए विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार इसलिए नहीं है कि साहब वो दुनिया के ऊपर हो गए, कुछ भी इस ढंग से मत सोचिए, कानून में कुछ भी। इसीलिए 105 एक कहता है वाक स्वातंत्र है, और हमने आपको बताया कि इस वाक स्वातंत्र की शुरुआत कहां से हुई थी, सर जॉन इलियट इस मामले से, इंग्लैंड में। सर जॉन इलियट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया था, और हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देने के कारण उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा था किंग्स बेंच में, और प्रतिकर देने के लिए कहा गया, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिवर्स किया। फिर 1688 में बिल ऑफ राइट्स आया और वाक स्वातंत्र स्थापित हुआ। जब हमने अपना संविधान बनाया तो 105 सेक्शन 1 में हम इसको लाए, लेकिन संविधान के उपबंधों के अधीन।
121 आया, हाउस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हाउस के नियम इनके अधीन, और 118 हाउस की कार्यवाही चलाने का हक किसे देती है? प्रिजाइडिंग अफसर को। इसलिए आप जब विशेषाधिकारों के बारे में बात करेंगे तो 118, 121 यू मस्ट कीप दीज आर्टिकल्स इन योर माइंड। इनके बिना 105 की चर्चा अधूरी है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी, कितने विशेषाधिकार और कितनी उन्मुक्तियां ये सांसदों को प्राप्त हैं। अभी तक हम लोगों ने जो विशेषाधिकार देखा है वो कौन सा देखा? वाक स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, ये विशेषाधिकार है, प्रिविलेज। और इसके अलावा, विशेषाधिकार के अलावा इम्यूनिटी, उन्मुक्ति की सूरत का अधिकार, यह भी देखा है हम लोगों ने 105 सबसेक्शन 2 में। हमने आपसे चर्चा कल शुरुआत जब की थी तो इसी बात से की थी कि अधिकार की सूरत ये सिर्फ एक तरह की हो ऐसा नहीं होता। अधिकार कई सूरतों में आपको उपलब्ध होता है। वो कभी तो विशेषाधिकार की सूरत में, कभी शक्ति की सूरत में, कभी योग्यता क्षमता इस सूरत में, कभी उन्मुक्ति की सूरत में, इम्यूनिटी की सूरत में आपको उपलब्ध होता है। कल हमने अधिकार के विभिन्न प्रकार ये आपको बताए थे, और कल से भी ज्यादा विस्तार से तब चर्चा की थी जब अधिकार पढ़ाया था जूरिस्प्रूडेंस में, कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राइट। तब आपको बताया था कि हाफिल ने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, सामन ने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है कि अधिकार के प्रकार कितने हैं। तो इम्यूनिटी की सूरत में एक विशेषाधिकार, और वो विशेषाधिकार कौन सा था? कि संसद में आप जो बोलेंगे या आप जो वोट देंगे उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ये मान्य नहीं होगी। और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, मीनिंग देयर न सिविल, न क्रिमिनल, न रेट संबंधी कोई कार्रवाई ये मान्य नहीं होगी। ये विशेषाधिकार की सूरत का अधिकार है जो कि ठीक ठीक इम्यूनिटी शब्द के अंतर्गत आता है। इस दशा को अगर बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड से डिनोट करने की कोशिश हो तो फिर वर्ड होगा उन्मुक्ति, इम्यूनिटी। और ये प्रिविलेज है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रखेंगे कहां? पार्लियामेंट में। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको जो फंडामेंटल राइट है वो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 8 या 10 प्रतिबंध के शीर्षकों के अंतर्गत है, जबकि उनका इस संविधान के उपबंधों के अंतर्गत और हाउस को चलाने के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए गए या नियम बनाए गए सिर्फ उनके अंतर्गत, अन्य किसी भी ढंग से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीमित नहीं किया जा सकता। तो उनका वाक स्वातंत्र आपकी तुलना में अधिक, ठीक है ना? और आपका दूसरा 105 सबसेक्शन 2 में इम्यूनिटी की फॉर्म में अधिकार दिया गया था। और पीवी नरसिंह राव के मुकदमे में इतना इसको बढ़ाया था कि आपसे चर्चा हुई थी कि संसद में बोलने के लिए तैयारी करते हुए अगर संसद के बाहर भी आप कुछ ऐसा कहते हैं जिसके संबंध में कार्रवाई हो सकती है तो भी नहीं होगी, क्योंकि वो तैयारी भी संसद में दिए गए भाषण से संबंधित मानी जाएगी। और इसलिए कोई कार्रवाई संभव नहीं होगी, क्योंकि पीवी नरसिंह राव में यही स्थिति थी। वोट देने के संबंध में रिश्वत दी जाने के कारण उन सांसदों के विरुद्ध जिन्होंने रिश्वत ली थी और रिश्वत के मुताबिक वोट दिया था, कोई कार्रवाई संभव नहीं हो पाई थी। ठीक है ना? अब 105(3) ये बताएगा कितने विशेषाधिकार, 2 तो आ गए, ठीक है, 2 तो आ गए, एक इम्यूनिटी की फॉर्म में और दूसरा वाक स्वातंत्र, 2 आ गए। क्या 2 ही हैं? इसके अलावा नहीं है?
तो 105(3) ये बताएगा हाउ मेनी प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कहता है 105(3) देखेंगे, कहता है अन्य बातों में संसद, अन्य बातों में यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, इम्यूनिटी ये तो है ही है, अन्य बातों में कहता अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की, प्रत्येक सदन मीनिंग देयर बाय राज्यसभा और लोकसभा, दो ही सदन है संसद के, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहता है अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की। अब एक चीज यहां से और आ गई, मीनिंग देयर बाय प्रिविलेजेस आर आल्सो अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज ऑफ द हाउस। हाउस की अनेकों कमेटियां हैं, उनकी लोक लेखा समिति है, उनकी विशेषाधिकार समिति है, उनकी सेलेक्ट कमिटीज हैं, प्रवर समितियां हैं, उनकी अनेकों समितियां हैं। तो समितियों के जो सदस्य हैं उनके पास भी विशेषाधिकार रहेंगे, इससे यह भी तय हो गया। ठीक है ना, इसके मतलब सारे विशेषाधिकार जितने हैं वो सब संसद के सदस्यों और उसकी समितियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकार भी होंगे। और आपको कहा गया था कि सांसदों के अतिरिक्त दो लोग और हैं जिन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं, एक मंत्री और दूसरे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का और साथ ही साथ संसद की समितियों में भाग लेने का और बोलने का हक होता है, सिर्फ वोट देने का हक नहीं होता यदि वे उस सदन के सदस्य नहीं है। और मिनिस्टर कोई भी हो सकता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद अगर वो सदस्य होगा तो संसद के एक ही सदन का होगा, दोनों का तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की सदस्यता के लिए 100 या 101 अनुच्छेद है, वो मना करता है कि दोनों के सदस्य आप नहीं हो सकते। तो एक ही का तो होगा, तो दूसरे में कैसे बोलेगा? इसलिए मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऐसा मानते हैं कि दीज आर द टू पर्सन्स हु विल एंजॉय द प्रिविलेजेस which are available to the member of parliaments only। ठीक है ना, and except of those the persons who are members of the committees of the house, they will also enjoy the privileges which are given at here, meaning thereby article 105 सबसेक्शन 3। देखते हैं कितने हैं। कहता है अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। शक्ति भी अधिकार का प्रकार है। ठीक है ना, जो शक्तियां उन्हें प्राप्त है तुम्हें नहीं प्राप्त हैं। शक्तियां जो उन्हें प्राप्त हैं, जैसे वे अपने अपमान के लिए दंड दे सकेंगे, ये शक्ति है उनकी। वे आपको आहूत कर सकेंगे अपने विशेषाधिकार के हनन के मामले में, तो ये शक्ति हुई उनकी। लेकिन ये उन्हें ही मिली हुई है, आपको नहीं मिली है। ये उनका अधिकार है जो आपका नहीं है। और ये अधिकार किस सूरत में है? अगर इसके सत्य स्वरूप को पहचाना जाए, अगर इसके ट्रू कैरेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश हो, तो ये आपका शक्ति की सूरत का अधिकार है। इसे अधिकार कहना एक अशुद्ध भाव को डिनोट कर रहा है। ये अशुद्ध भाव आप अधिकार नहीं कह सकते, ये शक्ति की सूरत का अधिकार है। इसीलिए उसने कहा कानून बेहद शुद्ध भाषा में लिखा होता है, उससे ज्यादा प्योर लैंग्वेज कहीं इस्तेमाल नहीं होती। और इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि शब्दशः पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए और फिर अर्थ निकालिए। कहता है अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। यानी एक बात तो तय हो गई कि संसद चाहे तो विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां जो विशेषाधिकारों की तरह की हैं
उनको बढ़ा दे, उनको घटा दे। ठीक है ना, इतना तो तय हो गया, क्योंकि कहता है कि अन्य बातों यानी वाक स्वातंत्र को छोड़ दें, बोलने और वोट देने के संबंध में कार्यवाही से संरक्षण इसको छोड़ दें, तो अन्य बातों में संसद के सदस्यों की और उसकी समितियों के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। मीनिंग देयर बाई संसद का जो फॉर्मुलेशन है वो इस विषय पर अंतिम माना जाएगा, और संसद बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंध यहां है नहीं कि बढ़ा सकती है घटा नहीं सकती। जैसा अनुच्छेद 124 जब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संबंध में, तो आपको लगा दिखाई देगा। वहां कहेंगे जिस समय वे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उस समय उनके पद के साथ सेवा की जो शर्तें, वेतन आदि जुड़े हुए हैं, उनमें कोई अलाभ कर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभ कर, इसका मतलब घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। अलाभ कर परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका मतलब लाभ कर तो हो सकता है, क्योंकि कानून सिर्फ वो बताता है जो नहीं हो सकता। कानून वो नहीं बताता जो हो सकता है। इसलिए माना यह जाता है कि जो मना है वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। इसीलिए वहां कहा जाता है दिखाओ कहां लिखा नहीं होगा, और अगर नहीं लिखा तो होगा। और यही तर्क था हमारा जब हम सीआरपीसी में 78 सेक्शन का परंतुक बता रहे थे कि अगर वारंट के अधीन गवाह गिरफ्तार हो गया है, साक्षी गिरफ्तार हो गया है और जुडिक्शन के बाहर गिरफ्तार हुआ है, उसे लाया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 78 का परंतुक कहता है इन एनी केस, इन एनी केस। तो एनी केस तो ये भी है, लाना तो पड़ेगा। और ये न भी हो तो भी अनुच्छेद 22 है, तो भी अनुच्छेद 22, तब भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तब अगर बेल मांगी जाती है तो क्या मिलेगी, सवाल यह है। और इस आदमी के लिए बेल का कोई प्रोविजन बीएनएसएस में नहीं है। अगर यह अजमानती अपराध का अभियुक्त होता 83 है, मांग सकता था वारंट के अधीन गिरफ्तार होने पर, यह नहीं मांग सकता, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं। तो हमारा यह कहना था कि चूंकि पुरानी 436 ये कहती है कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, और यह अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है। और हमने आपसे कहा था लेजिस्लेचर ने 437 में जब यह लिख दिया कि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति यदि न्यायालय के समक्ष आता है, तो यही वो यहां लिख देती 436 में कि जब जमानती अपराध का आता है तब यहां मांगी जाएगी। नहीं, 436 में उसने लिखा कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, ये लिखने की जरूरत। इसका मतलब है कि 436 में हम बेल मांग सकते हैं इस व्यक्ति के लिए, लेकिन हमने आपसे कहा था इस विषय पर कोई अथॉरिटी उपलब्ध हो, ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, कोई अथॉरिटी हमें इस विषय पर नहीं मिली, लेकिन चूंकि मना नहीं है तो अथॉरिटी बनती तो तभी है जब पहली बार बात किसी के दिमाग में आती है, फिर वो अपना तर्क रखता है, फिर उसके तर्कों को मान्यता मिलती है, तो बनती तो ऐसे ही है। तो जो अथॉरिटी नहीं है वो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां जो हमारा कहना है कि कानून बड़े प्योर शब्दों में लिखा होता है, और जो मना है वो नहीं होगा। ठीक है, जो मना नहीं है वो सब कुछ होगा। तो यहां कहता है संसद परिनिश्चित कर सकती है, यानी एक बात तय हो गई कि उपरोक्त विशेषाधिकारों के अलावा अगर कोई विशेषाधिकार, चाहे वो शक्ति की सूरत का हो, चाहे उन्मुक्ति की सूरत का हो, और चाहे विशेषाधिकार की सूरत का हो, अगर देना चाहती है संसद अपने सदस्यों को तो दे सकती है, और पूर्व से प्राप्त जो विशेषाधिकार हैं उनको खत्म करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन संसद कुछ ना करे, ये भी तो हो सकता है कि संसद ना घटाए ना बढ़ाए, कुछ करे ही ना। भाई विधि बनाकर परिनिश्चित कर सकती है, करे ही ना। तब
तब क्या विशेषाधिकार? इनकी संख्या सिर्फ उतनी ही है जो 105(1) और 105(2) इसमें लिखी है। क्या तब उतनी ही है? तो उस स्थिति के लिए आगे कहता है और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है, यानी संसद जब तक उन्हें परिनिश्चित नहीं करती है, तब तक वही होंगे जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। यानी कह रहा है कि जब तक संसद परिनिश्चित न करे तब तक संसद, ठीक है, जब तक संसद परिनिश्चित नहीं कर रही तब तक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं सॉरी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के पूर्व जो शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संसद के द्वारा उपभोग की जा रही थी, वे ही उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार और शक्तियां संसद की रहेंगी। संसद की रहेंगी मीनिंग संसद के सदस्यों की और उसकी समितियों के सदस्यों की रहेंगी। अब फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के पूर्व संसद के सदस्य किन शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उपभोग कर रहे थे? भाई ये पैदा होता क्योंकि ये लिखा है ना कि संसद परिनिश्चित कर सकती है और जब तक नहीं करती तब तक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके पारित होने के पहले संसद के सदस्य जिन शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उपभोग कर रहे थे, वे सब शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संसद के सदस्यों की अब भी बनी रहेंगी। संसद घटाए बढ़ाए तो अलग बात। तो देखना पड़ेगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके पारित होने के पहले संसद के सदस्य किन शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उपभोग कर रहे थे, क्योंकि तभी तो पता लग पाएगा कि आखिर कौन सी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उन्हें मिली हुई, अदरवाइज पता ही कैसे लगेगा। तो लिखा नहीं, लेकिन जो शब्द लिखे हैं वे इस बात को जरूरी बना रहे हैं कि हम इस तथ्य की खोज करें कि आखिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के पूर्व संसद के सदस्य किन विशेषाधिकार, शक्तियों और उन्मुक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और ये शब्द लाए क्यों गए। इन शब्दों की जगह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के पहले जो शब्द लिखे थे वो शब्द ये लिखे थे कि जब तक संसद परिनिश्चित नहीं करती कि उसके सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां क्या होंगी, तब तक संसद के सदस्य उन्हीं शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उपभोग करते रहेंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स की, ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां थे। ठीक है, इसका मतलब, और आज क्या लिख दिया उन्होंने कि उन्हीं शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के पूर्व उनके द्वारा उपयोग किए जाते थे। दोनों बातों को एक साथ पढ़ दें। जो पूर्व में लिखा था, पूर्व में क्या लिखा था, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की जो शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं वे ही संसद के सदस्यों की होंगी। यह संसद पर निश्चित कर दें। अगर नहीं करती तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं, वे ही संसद के सदस्यों को प्राप्त रहेंगी। और अब लिख दिया कि 44वां संविधान संशोधन से पूर्व जो विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां थी वे ही हैं, जब तक संसद पर निश्चित न करे। तो दोनों बातों को अगर एक साथ पढ़ें तो आज भी जो स्थिति निकल कर आ रही है
वो निकल कर ये आ रही है कि आज भी संसद के सदस्यों को वे सारे विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जिनका उपभोग हाउस ऑफ कॉमन्स किसी समय करता रहा है। ठीक है ना? यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां जो रही हैं वे ही हमारे संसद के सदस्यों की हैं। उसके अतिरिक्त 105 सबसेक्शन 1 और 2 अलग से, उनके अलावा बाकी ये विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां जो हाउस ऑफ कॉमन्स इसके द्वारा उपभोग की जाती थी, या संसद स्वयं उनको घटा या बढ़ा दे। अभी तक घटाया बढ़ाया तो है नहीं। इसका मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स उसके सदस्यों द्वारा। अब देखना पड़ेगा, दो बातें अब देखनी पड़ेंगी। एक, इस बात को अगर लिखा रहने देते कि हाउस ऑफ, क्योंकि ये जो बदला इन्होंने 44वें संविधान संशोधन से पूर्व, ये तो 44वें संविधान संशोधन से ही इन्होंने यहां लिखा। इससे पहले यहां पर यह लिखा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के जो शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां थे वे ही संसद के सदस्यों की होंगी। तो इन शब्दों को बदलने की जरूरत क्या थी? पहली चीज, क्यों बदल दिया, क्यों ये शब्द ले आए जिनका अर्थान्वयन करके हमें यह निकालना पड़ता है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां वे हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां हैं। अरे सीधा सीधा लिखा था, तो उसे बदलने की जरूरत क्या थी? एक बात। और दूसरी बात कि आखिर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां हैं क्या? ये भी दो बातें जाननी जरूरी है। तो पहली चीज कि उन शब्दों को बदला क्यों, जहां पर यह लिखा था कि संसद के सदस्य जो हैं उनके विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां जब तक संसद पर निश्चित न करे तब तक वे ही होंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की थी। इसे बदलने की जो बात आई है, हम तो उस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भी। माना यह गया कि एक हम संप्रभु राष्ट्र हैं, और जब हम संप्रभु राष्ट्र हैं तो हमारे फंडामेंटल लॉ ने किसी दूसरे देश के, ठीक है, हाउस का उल्लेख होना यह हमें कहीं कमतर साबित करता है। ये ठीक नहीं है, कॉन्सेप्चुअली ये ठीक नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का शब्द का उपयोग हमारी देश की मूल विधि इसमें किया जाए। हालांकि इस कॉन्सेप्शन से हम तो बिल्कुल असहमत हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। जैसे पश्चिम के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, हम कहते चलो नहीं हुए। लेकिन राम ने जो कुछ किया वो हमने मान लिया, चलो हम मान लेते हैं कि किसी राम नामधारी किसी राम नामधारी व्यक्ति ने नहीं किया, हमने मान लिया। लेकिन जो कुछ उनके कृतित्व के रूप में वर्णित किया जाता है, क्या वो मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है? भाई कम से कम जो कुछ उनके कृतित्व के तौर पर वर्णित होता है, अगर दुनिया उस हिसाब से चले तो दुनिया का कल्याण होगा या नहीं होगा? हमने मिठाई को किस नाम से पुकारा, इससे क्या मतलब है? मिठाई, उसे हम खटाई कह दें तो उसका स्वाद तो नहीं बदल जाता। भाई मिठाई को खटाई कहो, कूड़े को मिठाई कहो, तो न तो कूड़ा मिठाई हो जाएगा न मिठाई खटाई हो जाएगी। जो कुछ जैसा है वो वैसा ही रहेगा, नामों से कोई परिवर्तन या कुछ नहीं हो जाता। आप कहते बहुत से महापुरुषों के बारे में मिलता है, कोई कहता है वो वहां पैदा हुए, कोई कहता है वो वहां पैदा हुए। अरे वो कहीं पैदा हुए, इससे क्या फर्क पड़ता है? गौतम बुद्ध शाहजहांपुर में पैदा हुए
ये गौतम बुद्ध बरेली में पैदा हुआ। अरे गौतम बुद्ध उन्होंने जो कहा वो दुनिया के लिए उपयोगी है या नहीं? हम तो चलो ये भी मानने को तैयार हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा, इस रूप में जो कुछ बताया जाता है वो गौतम बुद्ध नाम वाले आदमी ने भी नहीं कहा। चलो ऐसे आ जाओ, उस आदमी का नाम रामलाल था, जानबूझकर उसे गौतम बुद्ध कह दिया गया। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे बात में तो कोई बदलाव नहीं आ गया। तो हम तो इस बात से सहमत नहीं हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स हटाया ही जाना चाहिए था, और लिखा रहता तो क्या फर्क पड़ता था? आखिर बात तो वही है। आज मान तो आप अभी भी यही रहे हो कि विशेषाधिकार शक्तियां और उन्मुक्तियां वही हैं जो 44वें संविधान संशोधन से पहले थी। और 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या थी, ये जानने के लिए हमें हाउस ऑफ कॉमन्स वाले शब्दों को ही ध्यान में लाना पड़ता है। तो फिर मतलब ही क्या था? लेकिन भाई कुछ लोगों का मत है कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो उनके मत का निरादर इसे करने का हक ये भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जितना इस देश पर हमारा हक है उससे कम उनका भी नहीं है, उनका भी उतना ही है। तो उन्होंने बदला इस बात को कि हाउस ऑफ कॉमन्स शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ हमारा है और इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो भाव तो वही दे दे लेकिन शब्द वो न हो। तो ऐसा कर दिया गया। तो आज की तिथि पर जब हम संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार शक्तियां और उन्मुक्तियां ये जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें 105 1 और 2 के अलावा जो ध्यान में लेना पड़ेगा वो वे विशेषाधिकार शक्तियां और उन्मुक्तियां ध्यान में लेनी पड़ेंगी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पूर्व में उपयोग की जाती रही और आज भी की जाती हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार शक्तियां और उन्मुक्तियां जब हम देखेंगे तो फिर सबसे पहला जो उनका आता है वो उनका शक्ति विशेषाधिकार और उन्मुक्ति है कि वे अपने अधिकार से अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का हक किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनका प्राधिकार है कि आप मेरी रिपोर्ट को प्रकाशित करो और आप उस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये बहुत बड़ा अधिकार है। जैसे हम भी कहते हैं कि अरे हम कह रहे हैं तुम ऐसा करो, और फिर आप कुछ करते हैं और उसका संबंधित व्यक्ति का कुछ ना हो, तो आपका प्राधिकार बहुत बड़ा हुआ है इसका मतलब, क्योंकि आपने कहा, वो अपने मन से नहीं कर रहा था। वो अगर कोई लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तो आप पर होनी चाहिए, और यही आधार है किसका? अपकृत में विकेरियस लायबिलिटी का। जो विकेरियस लायबिलिटी है वो इसी आधार पर है। वहां भी कर्ता तो सेवक है, भरता मालिक है। ये बात अपने में न्यायोचित नहीं लगती कि करे वो भरे वो, जबकि नियम क्या है? जो करे वो भरे। लेकिन वहां कर्ता सेवक, भरता मालिक। क्यों? तो विकेरियस लायबिलिटी के। और हमने कहा कि कानून में कुछ भी अनौचित्यपूर्ण नहीं है, और अगर आपको कानून के सिद्धांत का औचित्य नहीं दिखाई देता तो आप ये तय समझ लीजिए कि आपने कानून को ठीक से नहीं पढ़ा है। कानून में कमी नहीं है, और आप हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। आप हमेशा कानून में कमी है ये बता देते हैं। ठीक है, वही जैसे बेयर समझ में नहीं आया तो अपनी समझ के मुताबिक बेयर संशोधित कर दिया। ठीक है, तो बेयर संशोधित नहीं करेंगे, आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे। तो अगर कानून में कोई सिद्धांत है और वो अनौचित्यपूर्ण लग रहा है तो वो अनौचित्यपूर्ण होगा नहीं, उस औचित्य को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो विकेरियस लायबिलिटी पर कहता है क्योंकि मालिक ने कहा, सेवक नहीं करता उस काम को। अगर सेवक को स्वतंत्र छोड़ा जाता तो वो करता ही नहीं उस काम को, उसे जरूरत ही नहीं थी उस काम को करने की, तो काहे करता? उसका कोई मतलब ही नहीं था, उस काम को करने में उसकी कोई रुचि थी नहीं। वो तो आपने कहा कि करो, और उसका लाभ अगर होता तो तुम्हें मिलता। सेवक को तो करने का मेहनताना मिलता। मेहनताने में और लाभ में फर्क है। ठीक है, ये एक जबरदस्त अंतर है जिसको अनुभव किया जा सकता है। तो सेवक तो मेहनताना पाता है,
और तुम लाभ पाते, और तुमने ही करवाया, क्योंकि अगर तुम न करवाते तो वो करता ही नहीं। तो फिर अगर नुकसान हुआ तो कौन झेलेगा? तो भी तो आप ही झेलेंगे, क्योंकि आपकी अथॉरिटी से वो कर रहा था। ठीक है, दिस इज द जस्टिफिकेशन जो कि विकेरियस लायबिलिटी के साथ दिया जाता है, वही जस्टिफिकेशन यहां है। हाउस ऑफ कॉमन्स किसी को भी अधिकृत कर सकता है कि आप अमुक चीज छापिए, और उनके प्राधिकार से अगर कुछ छप रहा है तो फिर छापने वाला किसी भी प्रकार से दायित्व के अधीन नहीं है। और ये यहां भी है, संसद अगर किसी को अधिकृत कर देगी तो प्रकाशन पूर्णतः सुरक्षित होगा। लेकिन संसद अधिकृत करेगी तो विवाद कहां जन्मता है, मुकदमा कहां जन्मता है? मुकदमा यहां आता है कि कानून यह संसद अधिकृत करे या हाउस ऑफ कॉमन्स अधिकृत करे तो जो कुछ छपा, ठीक है, वो पूरी तरह सुरक्षित है छापने वाले के दृष्टिकोण से। लेकिन क्या संसद ने प्राधिकार दिया था? एक सवाल है। हो सकता तुम समझ रहे हो कि प्राधिकार दिया था, इनफैक्ट दिया ही ना हो, ठीक है, या तुमने जो कुछ छापा उसे छापने का नहीं दिया था। दिया तो था लेकिन उसे छापने का नहीं दिया था जो कुछ तुमने छाप दिया, या तुमने उससे ज्यादा छाप दिया जितने का प्राधिकार दिया था। अब तो मुकदमा जन्मेगा। ठीक है, तो मुकदमे हमेशा अधिकार को क्लियर करते हैं, उसके विस्तार और उसकी सीमाओं को बताते हैं, इसलिए मुकदमों को पढ़ा जाता है। और कैसे अधिकार लागू होता है धरातल पर, यानी लॉ इन एप्लीकेशन। ठीक है, कानून धरातल पर कैसे लागू होता है, ये कानून, ये आप मुकदमों में देखते हैं, और इसके लिए कचहरी होती है। लेकिन सिद्धांत क्या है? इसके लिए क्लास होती है। इसलिए क्लास और कचहरी दोनों का समन्वय है। अगर एक भी छोड़ी तो यू कैन नॉट बी ए कंप्लीट लायर, आप कंप्लीट लायर नहीं हो सकते। और सारे जितने विशेषाधिकार हैं मुकदमों से जन्मे हैं। ये प्रकाशन संबंधी भी आया है, स्टॉकडेल वर्सेस हंसराट। तो स्टॉकडेल वर्सेस हंसराट में कैसे ये एराइज हुआ है प्रकाशन संबंधी अधिकार, और कैसे इस विशेषाधिकार की चर्चा होती है, तो विशेषाधिकार का चैप्टर कल मुझे लगता है समारोह उसका हो जाना चाहिए, और कल हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे। देखिए